नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राज ठाकरे को खुली चुनौती देने वाला पीएफआई नेता शेखानी फरार, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गठित की 2 टीमें। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, इबादत कर निकले लोगों पर फेंके गए पत्थर, फोर्स तैनात। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने फिर विदेशी साजिश का किया जिक्र, कहा जनता था कि मैच ये फिक्स होगा। उद्धव सरकार को राज ठाकरे का अल्टीमेटम, कहा तैयार रहे हिंदू, 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाएं। और जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार को करना चाहिए था पुख्ता इंतजाम। लाउड स्पीकर विवाद में भड़काऊ भाषण और मनसे प्रमुख राज ठाकरे को खुली चुनौती देने वाले पीएफआई उमरा अध्यक्ष अब्दुल मतीन शेखानी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। मुंबई पुलिस ने बताया कि मतीन शेखानी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें भी गठित की गई है। पुलिस उनकी लोकेशन पता लगाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। दरअसल शेखानी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक एफआईआर दर्ज की थी। यह मामला महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा और आईपीसी की धारा 188 के तहत अवैध जनसभा आयोजित करने के लिए दर्ज किया गया था। यहां मतीन ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर शेखानी शुक्रवार को प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि अगर उन्होंने एक भी लाउड स्पीकर को छुआ तो वह पीएफआई के सबसे आगे दिखेंगे और शेखानी ने कहा था कि अगर आपने एक भी लाउड स्पीकर को छुआ तो पीएफआई सबसे आगे खड़ी होगी। इस दौरान शेखानी ने रामनवमी जुलूसों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में हुई हिंसा के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है और कहा कि कुछ लोग मुमरा का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप हमको छेड़ेंगे तो भी हम आपको छेड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में असामाजिक तत्वों ने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। मानिक चौक में धर्मस्थल से इबादत कर निकले लोगों पर पत्थर फेंके जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार सांप्रदायिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील शहर में दिल्ली की घटना के बाद आधी रात को शहर के अति संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाके में रात में यह घटना हुई है। आरोप है कि कुछ लोग इबादत कर निकल रहे थे, तभी कुछ युवक आए और उन्होंने बेवजह पत्थर फेंके। विरोध पर वो डराते धमकाते हुए भाग गए। खबर पर सीओ सहित कई थानों की मौके पर फोर्स पहुंच चुकी है। इस दौरान ईंट लगने से निसार नाम का एक शख्स जख्मी हो गया। इसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। बाद में फोर्स ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। सुबह से इलाके में पुलिस सतर्क है। आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं। इधर शहर के अन्य मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं इस घटना को माहौल बिगाड़ने की साजिश माना जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद को सत्ता से बेदखल किए जाने के पीछे विदेशी साजिश होने का आरोप दोहराया है। उन्होंने कहा कि जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब वह जानते थे कि मैच फिक्स है। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के प्रमुख खान ने शनिवार रात एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि उनकी सरकार साजिश या हस्तक्षेप की शिकार हुई है। उनका इशारा प्रत्यक्ष तौर पर एक शीर्ष अधिकारी के हालिया संवाददाता सम्मेलन की ओर था, जिन्होंने खान के आरोपों को खारिज कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि कराची में दिल से आपसे जो है लोगों का शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं। मैं यहाँ कुछ खास चीजों पर बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि समस्या आपकी और आपके बच्चों के भविष्य की है। हमारे देश के खिलाफ यह साजिश है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने कि यह साजिश भी या हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि अपने हाथ उठाइए और मुझे बताइए, क्या ये हस्तक्षेप है या फिर एक ये साजिश है। मैं देश को यह बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी देश के खिलाफ नहीं रहा। मैं भारत विरोधी, यूरोप विरोधी और अमेरिका विरोधी नहीं हूं। मैं दुनिया में मानवता के साथ हूं। मैं किसी देश के खिलाफ नहीं हूं। मैं सभी के साथ मित्रता चाहता हूं, किसी की गुलामी नहीं। खान ने आरोप लगाया कि मुझे एक पत्रकार ने बताया था कि हम पर बहुत रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस हिसाब से साजिश कुछ वक्त और देर तक चल रही थी। तभी अमेरिका में हमारे राजदूत डोनाल्ड लू तथा मध्य एशियाई मामलों के लिए अमेरिकी सहायक विदेश से मुलाकात करते हैं। और इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि उन्होंने देश का कानून कभी नहीं तोड़ा। खान ने
जानना चाहा कि उन्होंने कौन सा जुर्म किया है। न्यायपालिका को पिछले शनिवार आधी रात में अदालतें खोलने की जरूरत महसूस हुई। पिछले दिनों मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने वाले बयान को लेकर चर्चा में रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने एक बार फिर से इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि देश भर के सभी हिंदुओं से मेरी विनती है कि वो तैयारी में रहे। अगर 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं हटे तो जैसे को तैसा जवाब देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में होना चाहिए। पिछले दिनों राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए, घर पर पढ़िए, प्रार्थना आपकी है, हमें क्यों सुना रहे हैं। अगर इन्हें हमारी बात समझ नहीं आती है तो आपकी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। राज्य सरकार को हम कहते हैं कि हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है करो। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कौन सा धर्म है जो दूसरे धर्म को तकलीफ देता है। हम होम डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि हमें दंगे नहीं चाहिए। 3 मई तक सभी लाउड स्पीकर मस्जिद से हटने चाहिए, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। राज ठाकरे ने रविवार को फिर से मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर सवाल उठाते हुए कहा कि पॉलिटिकल रैली के लिए लाउड स्पीकर लगाना है तो पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती है और मस्जिदों में दिन में 5 बार नमाज लाउड स्पीकर पर अजान की जाती है। इसके लिए कुछ नियम कानून हैं कि नहीं, इनको कौन इजाजत देता है। रोज आज तक सब लोग यह बताते जो है बातें जो है बर्दाश्त करते आए हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब सभी लोगों को जो है परिवर्तन की दिशा में काम करना चाहिए। हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि ऐसे मौके पर प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में पुलिस बलों का इंतजाम करने चाहिए थे। उन्हें ड्रोन से नजर रखनी चाहिए ताकि शरारती तत्वों का पता लग सके। अनिल चौधरी ने कहा कि किसी भी दंगा या हिंसा में केवल गरीब आदमी मारा जाता है, अमीर का कुछ भी नहीं जाता। अनिल ने कहा कि बीजेपी के पेट में दर्द है कि 2 राज्य में आपकी सरकार है। अनुराग को हिमाचल की तकलीफ है और आदेश को दिल्ली एमसीडी की तकलीफ है, लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जबरदस्ती केंद्र सरकार ने लिया हुआ है। कानून की जिम्मेदारी सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। दिल्ली के जहांगीरपुर में कल शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना हुई जो अत्यंत दुखदायी है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीर में 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, भारी हंगामा हुआ, फिर पत्थरबाजी हुई और हथियार भी चले। कल शाम को 5:30 बजे के बीच ये हादसा हुआ। शोभा यात्रा जहांगीरपुर के कुशल सिनेमा के पास होकर गुजर रही थी, तभी शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राज ठाकरे को खुली चुनौती देने वाला पीएफआई नेता शेखानी फरार, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गठित की 2 टीमें। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, इबादत कर निकले लोगों पर फेंके गए पत्थर, फोर्स तैनात। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने फिर विदेशी साजिश का किया जिक्र, कहा जनता था कि मैच ये फिक्स होगा। उद्धव सरकार को राज ठाकरे का अल्टीमेटम, कहा तैयार रहे हिंदू, 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाएं। और जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार को करना चाहिए था पुख्ता इंतजाम। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश में कोरोना महामारी से जूझ रहे और अब आगे लगातार बढ़ रहा है। पहली लहर से लेकर दूसरी और तीसरी लहर में कोरोना ने देश के करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,21,751 हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को फर्जी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया है। उन्होंने कहा कि 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी
न सच बोलते हैं न बोलने देते हैं, वो तो अब भी झूठ बोलते हैं। ऑक्सीजन स्टोरेज से कोई नहीं मरा। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने पहले ही कहा था कि कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने ये ही नहीं बल्कि ये भी कहा कि मोदी जी अपना फर्ज निभाते हुए हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दे। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 11,558 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,751 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,25,08,788 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 4,30,31,958 लोग संक्रमित हो चुके हैं। फरुखाबाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व नगर पंचायत कपिल के अध्यक्ष उदयपाल सिंह यादव के सरकारी तालाब की जगह पर बने अवैध आलीशान बारात घर को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवा दिया गया है। वरिष्ठ सपा नेता कंपिल नगर पंचायत अध्यक्ष उदयपाल सिंह यादव ने सरकारी तालाब की भूमि पर बारात घर बना रखा था। स्थानीय लोगों द्वारा सरकारी तालाब की जगह पर बने बारात घर की शिकायत जिलाधिकारी से की गई। जिलाधिकारी ने एसडीएम कायमगंज गौरव शुक्ला को सरकारी तालाब की जगह पर बने आलीशान बारात घर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उप जिलाधिकारी कायमगंज गौरव शुक्ला और क्षेत्राधिकारी शौराब आलम भारी पुलिस बल और पीएसी के साथ बुलडोजर लेकर कायमगंज तहसील के पट्टी मदारी गांव में पहुंचे और सरकारी तालाब की जगह पर बने आलीशान बारात घर को ध्वस्त करा दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी को तैनात कर दिया गया है। और उप जिलाधिकारी गौरव शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अवैध निर्माण था, जिसके संबंध में धारा 68 के तहत मुकदमा चला और उसमें अंतिम आदेश पारित हुआ। उसी आदेश के क्रम में आज यहां इस साल तालाब की भूमि को खाली करा दिया गया है। यूपी में गर्मी से हाल बेहाल है। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने यूपी में 18 से 20 अप्रैल तक लू चलने की संभावना जताई है। हालांकि इसके बाद मौसम में परिवर्तन हो सकता है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक देश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर यूपी मौसम पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि गुरुवार को प्रदेश में कई जगह पर आंशिक बादल छाए रहेंगे और इससे तापमान में गिरावट भी दर्ज हो सकती है। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में है। लखनऊ में रविवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान है। मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक माध्यम श्रेणी में जो है 123 दर्ज किया गया है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पूरी संभावना है। लखनऊ की तरह यहां भी मौसम साफ रहने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 112 पर है। आजम खां मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर की अधिग्रहित जमीन को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में हाई कोर्ट से आजम खां को राहत नहीं मिली थी। आजम खां की अर्जी के बाद यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कैविएट अर्जी दाखिल कर ये कहा है कि बिना उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी आदेश जारी न करे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दरअसल हाई कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के खिलाफ फैसला दिया था, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिकृत 12.50 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम वित्त के आदेश को सही करार दिया गया था। विश्वविद्यालय निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रही। कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट और एसडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया था। हरदोई के कोतवाली शहर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में अंतर जनपदीय 2 शातिर लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए हैं। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों कानपुर जनपद के रहने वाले हैं और शातिर लुटेरे हैं। दोनों ने 13 अप्रैल को हरदोई में 2 स्थानों पर चैन स्नैचिंग की। घटनाओं को अंजाम देने के बाद लखीमपुर में भी चैन स्नैचिंग की थी। पुलिस ने दोनों जगह का सोना और जेवर बरामद किया है। दोनों घायल बदमाशों का इलाज किया जा रहा है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के 52 रोड पर पुलिस गश्त व चेकिंग में लगी थी। इसी बीच एक बाइक पर 2 लोग आते दिखे, जो पुलिस देखकर हड़बड़ाए तो पुलिस ने उनको टोका
एसपी के मुताबिक दोनों पुलिस के टोकने पर भागने लगे तो पुलिस ने पीछा किया, जिसके बाद दोनों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी फायरिंग की तो दोनों पुलिस की गोली लगने से घायल होकर गिर पड़े। एसपी ने बताया कि पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में पकड़ा है और उनसे पूछताछ की गई तो दोनों ने अपने नाम आदित्य वर्मा व दीपक कश्यप निवासी कानपुर बताया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया और भर्ती कराया गया है, जहां इलाज किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि दोनों हार्डकोर क्रिमिनल हैं और 13 अप्रैल को हरदोई की 2 और उसके दूसरे दिन लखीमपुर की चैन घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राज ठाकरे को खुली चुनौती देने वाला पीएफआई नेता शेखानी फरार, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गठित की 2 टीमें। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, इबादत कर निकले लोगों पर फेंके गए पत्थर, फोर्स तैनात। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने फिर विदेशी साजिश का किया जिक्र, कहा जनता था कि मैच ये फिक्स होगा। उद्धव सरकार को राज ठाकरे का अल्टीमेटम, कहा तैयार रहे हिंदू, 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाएं। और जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार को करना चाहिए था पुख्ता इंतजाम। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पाकिस्तान में हुए बड़े सत्ता परिवर्तन के बीच केंद्र सरकार ने सीमा की सुरक्षा को लेकर पंजाब में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को केंद्र ने इस मुहिम की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब राज्यपाल राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसी के बीच समन्वय बनाएंगे। हर 3 महीने में राज्य के 6 सीमावर्ती जिलों का राज्यपाल द्वारा दौरा किया जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि केंद्र और पंजाब राज्य की खुफिया एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल की कमी है, जिस पर केंद्र सरकार ने चिंता जताते हुए पंजाब की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर एक कार्य योजना तैयार की। इस कार्य योजना के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पंजाब राज्यपाल को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसके बाद पंजाब में राज्यपाल राज्य के सीमावर्ती जिलों में गतिविधियां उनकी बढ़ जाएंगी। वह अब तक सभी जिलों का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुख्य सचिव और डीजीपी की उपस्थिति में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों की शीर्ष अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक भी की है। साथ ही जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी राज्यपाल के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इस दौरान स्थानीय सरपंचों से मिलकर सीमा सुरक्षा को लेकर वह चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इस कार्य योजना के अतिरिक्त कई और भी योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अग्निपथ योजना बताई जा रही है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में भी पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। यहां पर कुर्नूल जिले के अलूर में 2 समुदाय में झड़प हो गई। इसके बाद स्थिति हिंसक हो गई और दोनों ओर से पथराव किया गया। इस झड़प में 15 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में है। कुर्नूल एसपी ने बताया कि यह घटना हनुमान जन्मोत्सव पर जुलूस निकालने के दौरान हुई है। इसके बाद दोनों ओर से पथराव भी किया गया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। शनिवार देर रात कर्नाटक के हुबली से भी पत्थर का मामला सामने आया है और यहां ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन पर अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी भी की। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर लाबू राम ने बताया कि घटना के बाद पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में, सभी जगहों पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पीवीसी, गत्ते व स्टील के बाद अब प्लास्टिक की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इससे माल भाड़ा बढ़ने से प्रदेश के सबसे बड़े फार्मा हब बीबीएन के उद्योगों में कच्चा माल महंगा पहुंच रहा है। फार्मा हब में प्लास्टिक की ट्यूब, बोतल ढक्कन और लेमी ट्यूब का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्लास्टिक के दाम बढ़ने से यह महंगा आने लगा है। इसका असर दवाइयों और कॉस्मेटिक सामानों की
कीमतों पर भी पड़ेगा। प्लास्टिक की ट्यूब व लेमी ट्यूब में 40% की बढ़ोतरी हो गई है। प्लास्टिक का दाना 125 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 155 रुपए का हो गया है। 1.5 रुपए वाली ट्यूब अब 2 रुपए में मिल रही है। इसके अलावा ढक्कन, बोतल आदि भी 35 से बढ़कर 50% तक महंगे हो गए हैं। इससे अब दवाओं की पैकेजिंग भी महंगी हो गई, क्योंकि कॉस्मेटिक और एंटीबायोटिक, स्किन पर लगने वाली सभी दवाएं, क्रीम और इन प्लास्टिक की डिब्बियों में पैक होती हैं। लिक्विड दवाएं और सिरप भी प्लास्टिक की बोतल में ही भरे जाते हैं। ऐसे में इनके महंगे होने से अब दवाओं पर भी असर होना तय है। बीबीएन में करीब 350 दवा कंपनियां हैं जिन पर इसका सीधा असर हो रहा है। दिल्ली में बनी उपहार सिनेमा हॉल में रविवार को आग लग गई। अधिकारियों ने कहा कि थिएटर के बालकनी और फर्श पर आग लग गई। आग लगने से किसी के भी हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। थिएटर में रखा सामान जल गया। दिल्ली दमकल सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि रविवार सुबह करीब 5 बजे आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद पहुंची और सीटें, फर्नीचर और कचरे में तब तक आग पकड़ चुकी थी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। 7:30 बजे के करीब आग पर काबू पा लिया गया है। यह वही थिएटर है जहां 13 जून 1997 को भीषण आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। ठाकरे परिवार में एक बार फिर से सियासी जंग छिड़ गई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे जहां धर्म विशेष के खिलाफ विवादित बयान देकर चर्चा में है, तो वहीं शिवसेना के नेताओं के द्वारा भी पलटवार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बढ़ती पारिवारिक जंग का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे ने जैसे ही मई के पहले सप्ताह में अयोध्या जाने की घोषणा की, वैसे ही उनके चाचा राज ठाकरे ने भी 5 जून को अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे अब पूरी तरह से सियासी मूड में आ गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राज ठाकरे को खुली चुनौती देने वाला पीएफआई नेता शेखानी फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गठित की 2 टीमें। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, इबादत कर निकले लोगों पर फेंके गए पत्थर, फोर्स तैनात। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने फिर विदेशी साजिश का किया जिक्र। कहा, जनता था कि मैच ये फिक्स होगा। उद्धव सरकार को राज ठाकरे का अल्टीमेटम। कहा, तैयार रहे हिंदू, 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाएं। और जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार को करना चाहिए था पुख्ता इंतजाम।